अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुमैया। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें बेटा और प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। सुंदर सन आरिफ़ा। बेटा अपनी क्लास फेलोज़ को मैसेज कीजिए कि जल्दी से जॉइन कर लें, क्लास स्टार्ट हो गई है। ओनली 10 स्टूडेंट्स बस से भी आप लोग हैं एंड इट माइट लास्ट फॉर नर्सिंग एथिक्स तो जल्दी कर वालेकुम अस्सलाम फातिमा।
ओके बेटा, मैं बोल नहीं रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा चलिए, स्टूडेंट्स तो स्टिल 17 है जस्ट। मीनवाइल हमारा लेक्चर जो है वो अपलोड होता है, तो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। आपका जो नर्सिंग एथिक्स कोर्स है, एक तो सबको क्लियर होना चाहिए कि वो मिड टर्म एग्जामिनेशन तक आपका इंटरनल सब्जेक्ट था, आफ्टर मिड टर्म वो नहीं होगा। तो जितना भी कंटेंट था 7 यूनिट्स वी हैव कंप्लीटेड, जो आपके रिक्वायरमेंट्स थे रिगार्डिंग नर्सिंग एथिक्स, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट के नर्सिंग एथिक्स जो है वो सब स्टूडेंट्स को ज़रूर जो है उसे पढ़ना चाहिए, जो जो चीज़ें जो जो टॉपिक नर्सिंग एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब मैंने पढ़ा दी हैं। तो बेटा आज मुझसे रिक्वेस्ट की थी एथिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज रिवीजन के लिए, कुछ बच्चों ने कहा था, कुछ बच्चों ने कॉन्फिडेंस एथिकल डायलेमा से रिलेटेड मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोगों को वो पढ़ा दूँ। तो हम रिवाइज कर लेंगे दोनों टॉपिक इंशाल्लाह, वी विल ट्राई। और एग्ज़ाम के लिए बेटा वेरी क्लियर, यू ऑल हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको टॉपिक्स जितने भी पढ़ाए गए हैं सब आपने पढ़ने हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। लेकिन बेटा वो चीज़ें थोड़ी मुझे प्लीज़ 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा शोर हो रहा है, मैं डोर क्लोज कर लूँ। चलिए जी, तो तमाम स्टूडेंट जो हैं अब बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर योर एग्जामिनेशन, लेकिन ये चीज़ सबको क्लियर हो कि बिल्कुल कोई रट्टे वाली कहानी नहीं है बेटा। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैम ने वर्ड टू वर्ड लाइन जो है वो आपके नोट्स में से या हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उसमें से मैंने पिक करके आपके लिए MCQs बनाए होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 11 जुलाई को कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुकी हूँ इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो स्टूडेंट्स तो कंटिन्यू मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं, दे आर टेकिंग माय क्लासेस, तो उनके लिए तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ये उनका फॉल्ट है, स्टिल दे आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो बेटा 11 को आपका टेस्ट होगा, वो भी मैंने होल आपका जो कोर्स है उसमें से एक टेस्ट बनाया है। और उसके बाद 17 को इंशाल्लाह आपका एग्जाम है, मिड टर्म एग्जामिनेशन, वो भी आपका होल 7 यूनिट्स वो कवर कर रहा होगा। टेस्ट के लिए भी, पेपर के लिए भी, तमाम बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप सब जो आपके यानी चीज़ें हैं उनको अच्छे से इस तरह से प्रिपेयर करना है बेटा कि रट्टा नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिकॉज सिनेरियो बेस्ड MCQs है, नर्सिंग एथिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट कि उसमें आप दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह वर्ड टू वर्ड चीज़ें उठा के दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिनेरियो बेस्ड चीज़ें होती हैं, तमाम सिनेरियोज जो हैं वो MCQs के फॉर्म में आपके पास मौजूद होंगे। और आपने, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने मेरे तमाम लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर करके अटेंड किए हैं, उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है आपने, तो ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल नहीं होगी किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करना। आपका पेपर भी बहुत अच्छा सा होगा और इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा होगा। ठीक है बेटा, बाकी फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी रिलेटेड योर एग्जाम्स और रिलेटेड योर टेस्ट, या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लें या मुझे मैसेज कर लें, जैसे भी आप करना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि बिकॉज हो सकता है बेटा टुडे इट विल बी आवर लास्ट क्लास इन रिगार्डिंग सब्जेक्ट नर्सिंग एथिक्स, तो इसलिए अगर इंशाल्लाह मंडे और कमिंग फ्राइडे, तो आई थिंक शायद 17 ही हो रही है, तो मंडे का डे होगा कि हमारे पास अवेलेबल हुआ कुछ स्लॉट तो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगी और क्लास अटेंड आप कर लीजिएगा। बट ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आज लास्ट क्लास होगी। तो अब 22 गुड, ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ होगी जी बेटा। सना चौधरी, बाकी तमाम बच्चों के लिए भी टोटल MCQs होंगे, वेदर इट्स अबाउट योर मिड टर्म एग्जामिनेशन और इट्स अबाउट योर टेस्ट, MCQs बेस्ड होगा सारा। टाइम को मैनेज करना सीखें, एक बार आप टेस्ट दे चुके हैं, इस टाइम आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना आना चाहिए बेटा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, लेंथी होती हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, बी ऑन टाइम। और जो चीज़ें आपको आ रही हैं अच्छे से उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लें। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी अबाउट योर एग्जाम्स। मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, आई डोंट नो मेरा रिक्वायर्ड जो टॉपिक है वो क्यों स्टिल मॉडरेटर ने अपडेट नहीं किया, अपलोड नहीं किया। मैं पूछती हूँ और फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपना।
वालेकुम अस्सलाम। सुमैया, मुसर्रत। नहीं बेटा, बिल ऑफ राइट्स नहीं पढ़ना। मुझे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी एथिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी एथिकल डायलेमा एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज हम, बिकॉज हमने रिवीजन करना है, तो जितने बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम आज जो है रिविजन्स कर लें, फुलफिल कर लें उनकी रिक्वायरमेंट। तो इंशाल्लाह फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अच्छे से प्रिपेयर होना है बेटा एग्जाम्स के लिए। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, वो बाय मिस्टेक मॉडरेटर से ये अपलोड हो गया है सुमैया, मैंने उनसे कहा है, वो भी चेंज कर रही हैं। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब पता है किसी स्टूडेंट को? एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइपिंग? टाइम थोड़ा कम है, बट आई विल ट्राई। इनफैक्ट इट वाज माय विश टुडे कि मैं आपके साथ थोड़ा सा पेपर भी डिस्कस, इन दिस सेंस के किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती, मैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती। तो किसी को पता है स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का पता है किसी को? डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? किसी को नहीं पता? नहीं पता तो भी जवाब दें ताकि मैं बता दूं बेटा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, शायद किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता। बेटा स्टीरियोटाइपिंग वैसे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फंडामेंटल ऑफ, हाँ ठीक है आरफा, यू आर राइट। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंस करना, फर्क करना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस ये चीज़ें एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको कोई एमसीक्यूज आ सकता है इससे रिलेटेड, आपको क्लियर पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, कि अगर हम कोई भी नर्स पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमने इस तरह की हेल्थ केयर किसी पेशेंट को प्रोवाइड करते हुए हमने इस किस्म की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है, नहीं करनी होती। नर्सिंग एथिक्स में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, कि हम किसी एक पेशेंट को उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर उसका हाई है तो उसकी वजह से हम उसे लाइक हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हम उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक पेशेंट हमारे पास, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हम उसे केयर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस किस्म के, या फिर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम किसी भी किस्म का कोई पॉइंट उठा के हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हुए डिफरेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस इज नॉट अलाउड अंडर नर्सिंग एथिक्स। और दूसरी चीज़ जो मैंने, आई थिंक अभी शहजाद ने रिप्लाई किया था मुझे स्टीरियोटाइपिंग का, बट आई डोंट नो मैसेज उन्होंने खुद डिलीट कर दिया या डिलीट गायब हो गया। पर स्टीरियोटाइपिंग ये एक थेराप्यूटिक और आपने अगर पढ़ा हो, थेराप्यूटिक नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमने पढ़ी थी। जी बिल्कुल शहजाद, यू आर राइट। स्टीरियोटाइप इज बेसिकली मिस्टेकन आइडिया और बिलीफ होता है। यानी इसमें बेसिकली जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बेटा, स्टीरियोटाइपिंग ये होती है कि हम किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, यानी किसी एक शख्स की वजह से एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम जनरलाइज करना शुरू कर दें, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दें, कोई एक, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं, अगर हम एक कोई पाकिस्तानी के साथ किसी कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर शख्स से उसका इंटरेक्शन हुआ और उसने उसको चीट किया, तो अगर वो फॉरेन कंट्री से ताल्लुक रखने वाला शख्स इस तरह की बातें करना शुरू करते कि जी ऑल पाकिस्तानीज आर चीटर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। यानी आप बिल्कुल जनरलाइज हर एक के ऊपर, यानी कोई भी एक आइडिया जो दैट इज मिस्टेकन आइडिया और बिलीफ, और उसको आप पूरा जो है जनरलाइज कर रहे हैं तमाम पूरी सोसाइटी या उन तमाम लोगों के साथ। ठीक है, तो इस तरह के बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा समझ के पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे आपको, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर अटेम्प्ट करना। अभी भी काफ़ी टाइम है, इसलिए आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, आपने अच्छे से प्रिपेयर होना है। चलें, एथिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज मुझे रिक्वेस्ट की गई थी रिवीजन करने के लिए, तो इससे जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम दूसरा टॉपिक भी रिवाइज कर सकें आज।
अच्छा, एथिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी बेटा? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि एथिकल प्रिंसिपल कंट्रोल प्रोफेशनलिज्म इन नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी जो एथिकल थ्योरीज होती हैं उनसे भी ज़्यादा हमारे जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में। ठीक है जी। प्रिंसिपल इनकम्पास बेसिक प्रोमिसेस फ्रॉम विच रूल्स आर डेवलप। अब जो ये हमारे पहले हम क्या चीज़ बनाते हैं, हम एथिकल थ्योरीज बनाते हैं, उससे हम प्रिंसिपल्स जनरेट करते हैं और फिर ये हमारे प्रिंसिपल्स ही होते हैं जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में आपको पता है उसूल कहते हैं, जिनसे हम फर्दर रूल्स बनाते हैं। यानी हम रूल फिर इन प्रिंसिपल से ही हम रूल बनाते हैं कि हमने किस तरह से पेशेंट को वार्ड में केयर प्रोवाइड करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो नहीं करनी। एथिकल प्रिंसिपल ना सिर्फ हमसे डिमांड किए जाते हैं बल्कि ये दे ट्राई कि हम अपनी डेली लाइफ में, डेली लाइफ किस चीज़ की, बीइंग अ नर्स ऑब्वियसली हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती हैं बेटा, कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में एथिकल प्रिंसिपल हमें मजबूर करता है, स्ट्राइव करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जो यानी डिसीजन मेकिंग, अगर हम एथिकल प्रिंसिपल को ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में तो अल्टीमेटली हमारी जो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स होंगी पेशेंट से रिलेटेड वो हमारे लिए ईजी हो सकेंगी। अब कौन कौन से डिसीजंस हो सकते हैं जो या कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बेटा हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। हमने डायलेमास पढ़े, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ा। तो इसी तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं, जब तक हमें प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे और अगर हमें प्रिंसिपल्स पता होंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने डिफरेंट डिसीजंस जो हैं उनकी डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है? रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा जनरल लैंग्वेज में? आज़ादी। आज़ादी इन विच सेंस कि आपको अपने लिए डिसीजन मेकिंग करने की आज़ादी हो। रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम। फ्रीडम इन विच सेंस, फ्रीडम का मतलब भी वर्डली मीनिंग तो आज़ादी ही होते हैं, लेकिन क्या है कि पेशेंट को ये ना हो कि बिल्कुल उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपने उसको रिस्ट्रेन किया हुआ है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेनिफिसेंस इज अनदर प्रिंसिपल जिसके जनरली मीनिंग क्या होते हैं हमें नाम से पता लग रहा है। बेनिफिसेंस का मतलब हमने बेनिफिट देना है, अच्छा करना है अपने पेशेंट के साथ। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब ये होता है बेटा कि सिंपली डू नो हार्म, अपने मरीज को आपने कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी इंटेंशनली। वेरासिटी का क्या मतलब होता है? टेलिंग द ट्रूथ, अपने मरीज को हमेशा सच बताएं आप। जस्टिस, जो अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन को ऑपोजिट है कि जब भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं आपने जस्टिस के साथ केयर प्रोवाइड करनी है, इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। बिल ऑफ राइट्स में हमने बहुत सारे पेशेंट के राइट्स पढ़े थे, उन तमाम राइट्स की रिस्पेक्ट करना। फिडेलिटी का मतलब होता है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस, पेशेंट से किसी भी वो प्रॉमिस करें जो आप पूरा कर सकें। कोई एक ड्यूटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं परफॉर्म कर सकते आप अपने पेशेंट से प्रॉमिस ना करें सिंपली, क्योंकि उससे पेशेंट का ट्रस्ट ब्रेक होता है ना। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट को हर तरह से आपने उसकी इंफॉर्मेशन हो गई उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? किसी भी अननेसेसरी शख्स के साथ पेशेंट की डिजीज और पेशेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने शेयर नहीं करनी। अब हम वैसे तो सब पढ़ चुके हैं, मैं बेटा थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चलूंगी दैट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस टॉपिक एंड आई विल ट्राई कि मैं एक और टॉपिक भी कवर कर लूँ। स्टिल आप में से किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई बहुत फास्ट जा रही हूँ या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप वहीं मुझे मैसेज कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए, तो हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा? सो रिस्पेक्टफुल पर्सन का मतलब सिंपल ये है कि अपने पेशेंट को आपने एक इंसान की तरह रिस्पेक्ट करना है। वो मरीज नहीं है सिर्फ बेटा, दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी? और कैसे हम रिस्पेक्ट अपने पेशेंट की कर सकते हैं, उसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए। ये नहीं है कि वो कोई इधर उधर पड़ी हुई चीज़ है कि उसके साथ आप कुछ भी कर लेंगे। नो, डिसीजन मेकिंग में अपने मरीज को इन्वॉल्व कीजिए, पेशेंट को उसके नेम से कॉल कीजिए, दैट कम्स अंडर रिस्पेक्ट। ठीक है जी? उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखिए, कोई प्रोसीजर करना है डोर क्लोज कीजिए, कर्टन्स में ड्रॉ कीजिए, और पेशेंट की कोई भी विश है, कोई उनके मजहब से रिलेटेड रिलीजियस बिलीफ्स हो सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कहना कि जी हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं है और आप इस तरह की बातें करते हैं। नो, रिस्पेक्ट में यही सारी चीज़ें आती हैं। कोशिश करें अपने पेशेंट के तमाम राइट्स को जो है वो पूरा करें आप। लाइक बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हैं कि पेशेंट को इन्फॉर्म करना राइट है, यानी कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप उसको कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ से रिलेटेड अपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना ये आपके मरीज का राइट है। हॉस्पिटल की ओरिएंटेशन, कंसल्टेंट ने कब आना है,
उससे रिलेटेड टाइम की ओरिएंटेशन, हर चीज़ से रिलेटेड अपने मरीज़ को अपनी ओरिएंटेशन देनी है और पेशेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिफ्यूज़ कर सकता है। उसके बाद रूल यानी नहीं है कि वो खुद सेल्फ रूल का मतलब ठीक है जी। और जाएगी कि आप अननेसेसरीली चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन आपने ऑटोनॉमी का ख्याल रखते हुए अपनी पॉजिटिव ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है। पॉजिटिव ड्यूटी क्या है बेटा? पॉजिटिव ड्यूटी ये है कि आपने अपने पेशेंट को अच्छा मशवरा देना है। ऊपर छोड़ दीजिए, रिलेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, अपने पेशेंट को बताइए। ये सिग्नल वगैरह तो सब यहाँ पूरे हैं। गुले लाला, आई डोंट नो क्यों आवाज कट रही है। आप इंटरनेट अपना कनेक्शन चेक कर लें। ठीक है जी। तो पॉजिटिव सारी चीजें गाइड करनी है कि डिसीजन मेकिंग उनकी होगी। ठीक है जी। हॉस्पिटल जिस तरह
जी बेटा, मैंने जगह चेंज की है। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ कट रही थी, काफ़ी बच्चों को इश्यू हो रहा था। मैंने अपनी जगह चेंज की। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ऑटोनॉमी हम पढ़ रहे थे। सिंपल ऑटोनॉमी का मतलब ये है बेटा कि हमने खुद को यानी अपने किसी भी ह्यूमन बीइंग को अलाउ करना है कि वो अपने डिसीजंस खुद कर सके, ठीक है जी। और उसकी हर चीज़ की हमने रिस्पेक्ट करनी है। उनके जो मैं आपको बता रही थी कि डिसीजन मेकिंग में आपने उनको पॉजिटिव ड्यूटी परफॉर्म करनी है। कि पॉजिटिव ड्यूटी किस सेंस में होगी बेटा? पॉजिटिव ड्यूटी इस सेंस में होगी कि आप उनके डिसीजंस को एम्पावर करेंगे, ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब यही होता है, इनफैक्ट हम फ्रीडम डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल भी कुछ हॉस्पिटल्स की प्रैक्टिसेस होती हैं बहुत अथॉरिटेटिव होती हैं। अपने पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट होती है, केयर होती है, उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं पेशेंट्स को कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, एंड दिस इज़ रॉन्ग। ट्रीटमेंट करनी है, इवन विदड्रॉ करना चाहते हैं, विदहोल्ड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पेशेंट का राइट है, वो डिसाइड कर सकता है। पेशेंट डिसाइड कर सकता है कि उसने कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। हाँ, इट्स योर ड्यूटी कि आप उन्हें बता दें कि जी अगर आप अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाएंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट यू कैन नॉट बी अथॉरिटेटिव विद योर पेशेंट। नेक्स्ट इज बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का सिंपल मतलब ये है बेटा, हर तरह से अपने पेशेंट को आपने बेनिफिट प्रोवाइड करना है, पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को, सफरिंग्स को ख़त्म करना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि लर्निंग प्रोसीजर्स, इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ, आपको बिल्कुल भी यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आप कोई भी स्किल अच्छे से अपने पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ अपने पेशेंट के ऊपर वो स्किल परफॉर्म ना करें, ठीक है जी। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब होता है बेटा डू नो हार्म। आपने पेशेंट को किसी भी किस्म का हार्म नहीं देना। एक तो इंटेंशनली हार्म नहीं देना, दूसरा जो चीज़ बार बार मैंने आपको समझाई लेक्चर्स में, यू हैव टू बी एंटिसिपेटेड फॉर योर पेशेंट। यानी अपने पेशेंट की फ्यूचर में जो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, उसके लिए आपको पहले से माइंड प्रिपेयर करना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी बेड रिडन पेशेंट की। अगर आपका पेशेंट बेड रिडन है तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, तो पेशेंट को बेड सोर हो गए या इस तरह। नो, ये इट विल कम अंडर नॉन मेलिफिसेंस, क्योंकि आपका पेशेंट बेड रिडन था तो आपको पहले से पता था कि पेशेंट मेरा बेड रिडन है, उससे बेड सोर्स हो सकते हैं। यू इट्स योर ड्यूटी टू एंटिसिपेट दैट योर पेशेंट मे गेट बेड सोर्स। सो आपने पहले से उसे एंटिसिपेट करना है, पेशेंट को बेड सोर बनने नहीं देने। अगर आप अपने पेशेंट को बेड सोर बनने से प्रिवेंट करेंगे तो इट मीन्स आप एक जो प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल नॉन मेलिफिसेंस, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। वेरासिटी का सिंपल मतलब बेटा यही है कि आपने अपने पेशेंट से झूठ नहीं बोलना, टेलिंग द ट्रूथ। जो भी सिचुएशन है, जैसे कोई डायग्नोसिस होती है, हम पेशेंट से छुपाते हैं, उनके मरीज से छुपाते हैं, दिस इज रॉन्ग। आपने नहीं छुपाना, दिस इज कॉल्ड वेरासिटी। जस्टिस है जिस तरह से रिगार्डलेस एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी जेंडर, एज, एजुकेशन, रेशियल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, इन लैंग्वेज स्टेटस, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा कल्चर है, इन सारी चीज़ों को आपने एक साइड पे रखना है और अपने तमाम पेशेंट्स को फेयरली, इक्वली एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी इक्विटी के अकॉर्डिंग आपने उन्हें केयर प्रोवाइड करनी है। दिस इज कॉल्ड जस्टिस। देन रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट राइट, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी आपको कि राइट टू गेट रिस्पेक्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी ओरिएंटेड, राइट फॉर टेकिंग डिसीजन, ये सारे आपके पेशेंट के राइट्स हैं। और भी मल्टीपल राइट्स हम बिल ऑफ राइट्स में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे जो राइट्स अपने अपने पेशेंट को बिल्कुल कोशिश पेशेंट के तमाम राइट्स फुलफिल करें, ये भी आपके एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आता है। फिर हमने फिडेलिटी पढ़ा था। फिडेलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं उसे आपने पूरा करना है। इससे क्या होता है बेटा, फिडेलिटी जब आप फॉलो करते हैं तो उससे आपका पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, और जब ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो ही पेशेंट और नर्स, जो पेशेंट होता है अपनी हर प्रॉब्लम, हर किस्म की जो भी प्रॉब्लम होती है वो अपने नर्स के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही है, पेशेंट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, उसके डॉक्यूमेंट, उसकी मेडिकल रिपोर्ट, वर्बली भी कोई चीज़ आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अनटिल अनलेस जो लोग ज़रूरी हैं। कौन लोग ज़रूरी होते हैं बेटा? जैसे आप ओवर में बता रहे हैं, एक नर्स दूसरे नर्स को ओवर दे रही है, ऑब्वियसली आप उन्हें अपने पेशेंट के बारे में तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन पेशेंट की परमिशन के बगैर आपने सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो उसकी केयर में इन्वॉल्व हैं या फिर उसके फैमिली मेंबर्स, उसके अलावा आपने किसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी।
सो दिस वाज ऑल अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े। बहुत इतना इस तरीके से आपको समझाने का मकसद यही है बेटा कि एथिकल प्रिंसिपल्स का आपने ख्याल रखना है। एथिकल प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज इसमें से बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है जी, अब एथिकल थ्योरीज हम देख लेते हैं। एथिकल थ्योरीज हम सबसे पहले हमने आपको पढ़ाई थी डियोंटोलॉजी एथिक थ्योरी। अकॉर्डिंग to this theory, right and wrong are determined by what people do and not by the consequences of their performance action. सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ, आपको समझ आए। डियोंटोलॉजी थ्योरी सिंपल ये कहती है कि जी किसी भी शख्स ने अच्छा, ये तो हम सब शुरू से पढ़ चुके हैं ना बेटा कि एथिक्स का मतलब ही यही है, टू डिटरमिन राइट एंड रॉन्ग, टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो डियोंटोलॉजी थ्योरी सिंपल ये कहती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये हमें उस शख्स के काम करने की नीयत से या काम करने से पता लगेगा। इस चीज से हम इसे डिटरमिन नहीं करते कि हमारे पास आउटकम क्या आए हैं। ठीक है जी, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पेशेंट को उसका मैंने एंटीबायोटिक देनी थी, मैंने उसको पहले एलर्जिक टेस्ट कर लिया उसका। ठीक है, एलर्जी टेस्ट करते हैं ना हम किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक देने से पहले, मैंने वो एलर्जी टेस्ट कर लिया। ठीक है, ओके था। मैंने इंजेक्शन डाइल्यूट करके पेशेंट को स्लो स्पीड में बिल्कुल इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दिया। अब उसके बाद अगर पेशेंट को उस इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट ऐसा आ गया जो उसमें रिटन डाउन भी नहीं था, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने जो भी जिस भी शख्स ने, अगर किसी भी नर्स ने इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया है, तो उसकी इंटेंशन क्या थी। एक तो उसकी इंटेंशन आपके पेशेंट को हार्म पहुंचाना नहीं था, और दूसरा उसने एलर्जिक टेस्ट भी पहले से परफॉर्म कर लिया था। अब उसके आउटकम क्या आए हैं उसकी बेस पे आप उस सही और गलत को जज नहीं कर सकते। सही और गलत डिपेंड करता है इस चीज पर कि आप कर क्या रहे हैं सिंपली, और किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। आपके काम करने के आउट गलत को आप जज नहीं कर सकते। ठीक है जी, दिस इज डियोंटोलॉजी थ्योरी। जबकि यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी क्या कहती है, एन एक्शन इज मॉरली राइट इफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आर मोर फेवरेबल देन अनफेवरेबल टू एवरीवन। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ये कहती है कि किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को हम उस वक्त सही या गलत कहेंगे जब उसके हमारे पास आउटकम सामने आएंगे, और हम उसको उसका मवाजना करेंगे, हम उस को चेक करेंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक काम किया है, एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक काम हमने किया उस सोसाइटी के लिए, हमारा इंटेंशन चाहे बहुत अच्छा था, हमने अच्छे की सेंस से किया, लेकिन जब उसके आउटकम हमारे सामने आए तो वो अगर फेवरेबल ज्यादा लोगों के लिए थे, अनफेवरेबल कम लोगों के लिए थे, तो इट मीन्स कि वो जो एक्शन हमने किया था दैट वाज राइट। यानी बेसिकली तो एथिकल थ्योरी इसी चीज को जज कर रही होती है ना बेटा कि राइट और रॉन्ग क्या है। तो डियोंटोलॉजी थ्योरी तो ये कहती है कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपने अच्छी इंटेंशन के साथ अच्छा काम किया है, आपका एक्शन इज ओके, डन। हमने दूसरी बात नहीं करनी को, आपके एक्शन कर लिया, यही नहीं देखना उसका आउटकम क्या है क्या नहीं। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ये कहती है कि आपका जो काम था या एक्शन था, दैट वाज दैट राइट और रॉन्ग, ये आपके आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर आउटकम में भी अगर ऐसा है कि आउटकम जो आया है वो 90% ऑफ योर सोसाइटी के लिए फेवरेबल है, 10% लोगों के लिए अनफेवरेबल है, तो कोई बात नहीं, चूंकि ज्यादा लोगों के लिए फेवरेबल है तो योर एक्शन इज राइट। ओके। वर्च्यू एथिक्स थ्योरी ये कहती है कि द कैरेक्टर एंड मोटिव्स ऑफ अ पर्सन डिसाइड वेदर ही और शी इज मॉरली गुड। वर्च्यू नाम से हमें पता लग रहा है, वर्च्यू एथिक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी शख्स कुछ भी कर रहा है ना बेटा, राइट रॉन्ग कुछ भी कर रहा है, ये हमें सीखना है। तो आई मीन उसके अंदर उसके मोटिव्स क्या है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, उसका मॉरल कैरेक्टर, जो भी काम करेगा उसके आउटकम अच्छे ही आएंगे। वर्च्यू एथिक्स थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई शख्स मॉरली अच्छा है, मॉरली गुड है, तो वो जो भी काम करेगा उसके जो आउटकम्स हैं, वो कोई भी काम परफॉर्म करेगा उसके आउटकम्स उसके हमेशा अच्छे आएंगे, पॉजिटिव। और राइट एथिक्स थ्योरी जो है बेटा वो ये कहती है कि द राइट एस्टैब्लिश बाय आर प्रोटेक्टेड एंड गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। Rights are considered to be ethically correct and valid since our population endorses them.
सॉफ्टवेयर का इशू है, इंटरनेट के तो पूरे के ऊपर हो रहे हैं, तो मैं जगह चेंज कर सकती थी, वो मैंने कर ली। मैं इंटरनेट और इन चीज़ों को इंश्योर कर सकती थी, वो मैंने कर। सॉफ्टवेयर का इशू है जिसकी वजह से आवाज़ बार बार सिग्नल ड्रॉप हो रही है, आवाज़ कट रही है। ठीक है, तो नहीं समझ आ रही तो बता दें, रिपीट कर लूंगी। लेकिन ठीक है बेटा, वर्चुअल एथिक्स थ्योरी रिपीट कर देती हूँ। वर्चुअल एथिक्स थ्योरी ये कहती है कि कोई भी शख्स अगर मॉरली अच्छा है तो उस वो जो भी काम करेगा उसके आउटकम हमेशा अच्छे आएंगे। मतलब वर्चुअल एथिक्स थ्योरी बेसिकली ये कह रही है कि अगर यानी राइट और रॉन्ग को किस किस बेस के ऊपर वो आइडेंटिफाई करे, वो इस चीज पर आइडेंटिफाई कर रही है कि अगर कोई शख्स खुद मॉरली अच्छा है, यानी उसके अंदर अच्छी वैल्यूज हैं, उसका किरदार अच्छा है, तो वो कोई भी एक्ट करेगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि किसी भी सोसाइटी में हर शख्स के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो राइट एथिक्स थ्योरी ये कहती है कि सोसाइटी ही है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है किसी भी राइट को। ठीक है, अब ये थ्योरी जिस जो वो अपने राइट्स को परफॉर्म करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करे, कोई भी यानी सोसाइटी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, कोई भी उनसे उनके राइट्स को छीन नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे मैंने एक वक्त तक नहीं छीन सकता जब तक कोई और आई मीन कि कोई खुद से अपने राइट्स जो है दूसरे को ना दे दे। इसमें मैंने एक एग्जांपल पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कार, तो ऑब्वियसली दैट इज माय प्रॉपर्टी, मेरा उसके ऊपर राइट है। अब अगर मैं उस कार को अपने किसी फ्रेंड को दे देती हूँ तो दैट वाज माय प्रॉपर्टी, उसके ऊपर मेरा राइट था, बट मैंने अपनी मर्जी से अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। अब उस फ्रेंड का उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है। So simply until unless we do not bestow the right upon others, उस वक्त तक कोई हमारे राइट्स को यूज नहीं कर सकता। तो ये है आपकी एथिकल थ्योरीज। ठीक है जी, और इसमें हमने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शॉर्टली पढ़ ली थी कि एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एथिकली। यही है कि अपने पेशेंट की तमाम नीड्स को फुलफिल करना है, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहना है, यानी जो प्रिंसिपल थे वही सब बेटा यहाँ आपकी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड हो जाते हैं कि फिडेलिटी को मेंटेन रखना है, डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना है, अपने पेशेंट को हमेशा रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, हर वो काम करना है जिससे आप अपने मरीज को बेनिफिट दे सकें। अपने प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है आप उसके साथ फेथफुल रहें, पंक्चुअल रहें, सिंसियरली ड्यूटीज़ को परफॉर्म और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हैं आप अपने तमाम कामों के लिए जो आप परफॉर्म करते हैं। और जो उन हमेशा आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें, आपको पता होने चाहिए आपके पेशेंट के राइट क्या हैं और उन्हें आप फुलफिल करने की कोशिश करें। फिर हमने कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स पढ़े थे नर्सेस के। यही है कि आप अपने पेशेंट के साथ, सीनियर्स के साथ, को वर्कर्स के साथ हमेशा जेंटल रहें, पोलाइट रहें, रिस्पेक्ट दें, अपने सीनियर्स को प्रॉपर टाइटल के साथ बुलाएं, कोई आपसे कोई सवाल कर रहा है हम्बली आंसर दें, आपका सीनियर जा रहा है आप एक साइड पे होकर उसे रास्ता दें जाने के लिए, हर वक्त डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपके प्रोफेशनल एटिकेट्स में आ जाती हैं। और यूनिफॉर्म नीट और टाइडी होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेकअप और कोई भी चीज आप लेते हैं कुछ भी है तो आप परमिशन लेके यूज करेंगे। ठीक है बेटा, इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। दिस वाज अबाउट एथिकल प्रिंसिपल, हमने आपको शॉर्टली पढ़ा दिया। एथिकल थ्योरीज आपको पढ़ा दी, प्रोफेशनल एटिकेट क्या होने चाहिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं नर्सेस की, वो सारी चीजें हमने आपको दी। अभी जैसे ही दूसरा लेक्चर अपलोड होता है तो हम एथिकल डायलेमा भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 18 to 20 मिनट्स, तो वो भी एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो उससे भी हम जो है पढ़ा देते हैं। जी बेटा, स्लाइड इसलिए नजर नहीं आ रही सुमैया क्योंकि दूसरा लेक्चर अपलोड हो रहा है ना। लेक्चर अपलोड होता है तो हम स्टार्ट करते हैं। डायलेमा याद है किसी को? क्या था, कुछ याद है किसी स्टूडेंट को? एथिकल डायलेमा क्या पढ़ाया था मैंने?
जी सुमैया, वही आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एथिकल, असल में लेंथी टॉपिक है ना, आपको पता है हमने 2-2 3-3 लेक्चर्स में जो है इन्हें कवर किया था, तो अभी कोशिश कर लेते हैं, एथिकल डायलेमा भी पढ़ लेते हैं। बेटा एक तो सबसे पहले ये है गुलेराला कि आपको अपने कोर्स जो अटेम्प्ट करने हैं ना एमसीक्यू, सबसे पहले तो पेपर के लिए, एग्जाम के लिए आपको इन टाइम होना है। ठीक है जी, एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें। आई थिंक 1 मिनट 60 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ, आराम से आप कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए क्यों इतना मुश्किल होता है। स्टेटमेंट को रीड करें, रीड ऐसे नहीं करना, सिर्फ पढ़ नहीं लेना, टाइम वेस्ट होता है इस तरह। पढ़ते हुए आपने उसके साथ साथ अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, अगर आप अंडरस्टैंड करके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और साथ ही आप जो आपके ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं उन्हें भी अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे, तो बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में, तो जैसे हमेशा कहा जाता है कि जो भी टेस्ट हो, सॉरी एग्जाम आप करें, आपको जो क्विज आसान लगता है आप पहले उसे अटेम्प्ट कर लें। कोई क्विज आपको नहीं आ रहा, आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है जी, तो ये यही तरीका होता है बेटा। जी ठीक है, आप अक्सा ने भी सही जवाब दिया, फातिमा ने भी, शहजाद ने भी, कि डायलेमा सिंपल क्या है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें हमें हमारे पास 2 और मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं, उनमें से हमें किसी एक सिचुएशन को सेलेक्ट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो दोनों ही सिचुएशन समटाइम हमारे लिए अनडिजायरेबल होती हैं, यानी हम उन दोनों में से किसी भी सिचुएशन को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वी हैव टू चूज वन, हमें किसी एक को तो सेलेक्ट करना ही होता है। तो इसीलिए हमें किसी एक को जो है सेलेक्ट करना ही होता है। दिस इज कॉल्ड डायलेमा। अब जब उसको, दिस इज सिंपल डायलेमा। अब डायलेमा के बाद अगर हम एथिकल डायलेमा कहते हैं, तो सिंपल अगर कोई एथिकल इशू आ जाता है हमारे पास, कोई एथिकल सिचुएशन आ जाती है, उसमें हमें 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स के बीच में जो है किसी चीज को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एथिकल डायलेमा। क्या मैम जी आफ्टर 1 मिनट एमसीक्यू डिसअपेयर हो जाएगा? बेटा आई थिंक ऐसा नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 एमसीक्यूज दिए हैं तो आप नेक्स्ट करते हैं, नहीं, हाँ ठीक है मुसरत, आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। नहीं बेटा, मैंने आपको क्यूमुलेटिव टाइम दिया हुआ है, मैंने आपको कंबाइन करके टाइम दिया हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होगा मुसरत, क्यूमुलेटिव टाइम दिया हुआ है मैंने बेटा। उसमें ये होता है कि आप अटेम्प्ट करें, आपको नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्विज की तरफ चले जाएं, यानी आप जब कंबाइनली तमाम अपना पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप सबमिट करवाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से है। आपने फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था क्या मुसर्रत? आप प्लीज़ बेटा, मुझे इतना ही याद है, ऑब्वियसली आई एम टीचर, मैं तो पेपर नहीं अटेम्प्ट करती, लेकिन मैंने सेटिंग इसी तरह से रखी होती है, लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग सॉफ्टवेयर की भी होती है। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट कर लें, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो पहले कर चुके हैं ना अटेम्प्ट, उनके साथ कम्युनिकेट करके तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा क्लियर कर लीजिए। किया था, ठीक है। टेस्ट के लिए बेटा मैंने 10 एमसीक्यूज दिए हैं फिलहाल, और 10 ही मिनट्स होंगे आपके पास। नहीं, इनफैक्ट मैंने टाइम बढ़ा दिया था इस दफ़ा, आपने रिक्वेस्ट की थी, तो आई थिंक मैंने 20 मिनट्स दे दिए हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। बट फॉर योर एग्जाम्स वहाँ अगर आपका 50 एमसीक्यूज हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो थोड़ा सा आपको बहुत कहना चाहिए कि कॉन्शियस होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, तो इंशाल्लाह फिर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे।
अच्छा जी, हमने डायलेमा पढ़ लिया कि डायलेमा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, बट दे ऑल आर अनडिज़ायरेबल, बट वी हैव टू सेलेक्ट वन अनडिज़ायरेबल कंडीशन। जिसमें मैंने आपको फैमिली प्लानिंग की एग्जांपल की थी कि फैमिली प्लानिंग का मेथड, हम मज़हब की तरफ नहीं जाते बेटा, लेकिन डिफरेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि फैमिली प्लानिंग को अगर हम एक वुमेन की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर उनके सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फैमिली प्लानिंग या ट्यूबैक्टमी, कोई भी मेथड हो सकता है फैमिली प्लानिंग का, वो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जाहिर है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब दोनों सिचुएशन कैसी हैं, अगर हम फैमिली प्लानिंग को लेके नहीं चलते तो जो मदर है उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो बेबी होगा उसकी लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। जी मुसर्रत, मैं आपको विदाउट स्लाइड्स ही पढ़ा रही हूँ। वो आई डोंट नो, मॉडरेटर के पास कुछ इश्यूज हो गए हैं, शी इज़ ट्राइंग टू अपलोड द स्लाइड्स ना। तो बेटा फातिमा ले नहीं सकती 2 आवर्स की क्लास, इसलिए क्योंकि आपको पता है ये ऑनलाइन का सारा सिस्टम है, तो आई एम अलॉटेड जस्ट फॉर 1 आवर, बट यू आर वेलकम। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, अगर इस ये फैमिली प्लानिंग के मेथड को देखें, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो भी एक अनडिजायरेबल सिचुएशन हो जाती है, और अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो यानी हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों ही हमारे लिए अनडिजायरेबल सिचुएशन है, बट वी हैव टू चूज़ वन, हमें किसी एक को चूज़ करना है, और यही वो सिचुएशन होती है जिसे हम डायलेमा कहते हैं। और जब हम उसे प्योरली एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हैं, यानी वो पेशेंट की केयर हो सकती है या वो ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटल हो, एथिक्स आपको पता है हमारी पूरी लाइफ में हमारे साथ अटैच्ड हैं, तो ये इशू भी हो सकता है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं कि जिनका आपको यानी एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना शुरू कर देंगे, तो एथिकल कोई भी सिचुएशन हमारे पास अगर आ जाती है तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को देखने शुरू कर देंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को फिर हम एथिकल डायलेमा कह देंगे। सबके पास बेटा स्लाइड्स मेरी मौजूद हैं ऑलरेडी, तो आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको विदाउट स्लाइड्स भी कुछ हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा बेटा डायलेमा में चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक और चीज़ पढ़ी थी, हमने टाइप्स पढ़ी थी एथिकल डायलेमा की, वो थी इंटरनल डायलेमा और एक्सटर्नल डायलेमा। इंटरनल डायलेमा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इंटरनल डायलेमा वो होता है बेटा कि जब या तो नर्स को अपनी ही यानी अपने सेल्फ के साथ किसी डायलेमा को फेस करना पड़े, या फिर पेशेंट को अपनी ही सेल्फ के साथ किसी डायलेमा को फेस करना पड़े, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डायलेमा। और एक्सटर्नल डायलेमा वो था कि जब पेशेंट को अपने इन्वायरमेंट या फिर सोसाइटी को लेकर कोई भी डायलेमा फेस करना पड़े, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायलेमा। इंटरनल डायलेमा occurs when an individual faces an issue that interferes with her or his own beliefs। यानी इंटरनल डायलेमा वो होता है कि जब क्या क्या कह रही है फातिमा? नहीं मैम जी, क्या नहीं? अच्छा, इंटरनल डायलेमा का मतलब सिंपल ये था कि अगर मुझे कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ रही है कि जहाँ मेरे अपने बिलीव्स यानी मैं जो चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ, वो उसके साथ क्लैश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डायलेमा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी बेस्ट ये एग्जाम्पल है कि एक नर्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ड्यूटी पर, मेरा पेशेंट जी बेटा फातिमा, यही आपसे कहा स्लाइड्स नहीं है, मॉडरेटर शी इज ट्राइंग कि वो उसे अपलोड कर सकें, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उन्हें अपलोड करने में, वो लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही हैं, तो टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूँ इस टॉपिक का। तो अगर आप मेरी आवाज़ पर भी फोकस करेंगे, मैं बहुत कॉमन वर्ड्स यूज़ करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ, अगर आप मुझ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। आ गया लेक्चर भी। चलिए, इंटरनल डायलेमा में आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ड्यूटी पर हूँ, ठीक है जी, और अगर एक पेशेंट है वो ये चाहता है कि जी वो कोई लास्ट स्टेज डिजीज़ के ऊपर था, वो मुझसे ये रिक्वेस्ट करता है कि जी अब बस मैं मरना चाहता हूँ, यानी आई वांट मर्सी किलिंग। तो ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ नर्स, ये मेरे लिए एक डायलेमा हो गया। मैं कैसे एक शख्स को मरने दे सकती हूँ, कैसे मैं एक शख्स को बिल्कुल आराम से मरने के लिए छोड़ दूँ? तो ये क्या है बेटा, ये मेरे अपने बिलीफ है, मेरे अपने बिलीफ के साथ क्लैशेस जब होना शुरू हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं इंटरनल डायलेमा।
इसी तरह से एक्सटर्नल डायलेमा होते हैं। एक्सटर्नल डायलेमा उस वक्त अराइज होते हैं व्हेन इंडिविजुअल फ्रॉम द नर्स और द पेशेंट आर इन्वॉल्व, जब किसी भी डायलेमा में किसी भी सिर्फ नर्स और पेशेंट शामिल नहीं रहते बल्कि सोसाइटी का कोई भी शख्स या फिर अटेंडेंट्स, उनके फैमिली मेंबर, वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायलेमा। इसकी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की थी, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे पास आईसीयू में मौजूद है, वो क्रैश कर जाता है, क्रैश करता है तो ऑब्वियसली हमने उसको सीपीआर परफॉर्म करना है, उसको रिट्रीव करना है। ऐसी सारी सिचुएशन में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो खड़े होकर अब ये सारे प्रोसेस, ये सारी चीज़ें देखें, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट रूल। हम उनके सामने उसे रिट्रीव नहीं कर सकते, हम उन्हें बाहर निकाल देते हैं, अकेले में वो सारी चीज़ें पेशेंट को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। अगर तो पेशेंट रिट्रीव हो गया ओके, अगर पेशेंट रिट्रीव ना हुआ तो ऑब्वियसली अब जो फैमिली मेंबर्स है वो आके क्लेम कर सकते हैं कि जी आपने तो हमारी मरीज की केयर ही सही नहीं की थी, आपने तो हमें बाहर निकाल दिया था, पता नहीं आपने हमारे बच्चे के साथ क्या किया जो हमारा बच्चा मर गया। जब दूसरे लोग आके शामिल हो जाते हैं किसी भी डायलेमा में, सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायलेमा। और अब हम एथिकल डायलेमा इन नर्सिंग हमने जो पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी बेटा जो मैंने एथिकल डायलेमा की आपके साथ डिस्कस की थी, जो नर्सेस को डेली बेसिस पर फेस करना पड़ सकती हैं। उनमें फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड थी कि कुछ लोग फिजिशियन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मरना चाहते हैं, हम जिंदा नहीं रहना चाहते, एक्टिव यूथेनेसिया के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा दिस इज अ सिचुएशन के जहाँ पे एक डॉक्टर के लिए भी डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। बीइंग अ डॉक्टर वो किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन अगर पेशेंट की ऑटोनॉमी या डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वो उस पेशेंट को भी इनकार नहीं कर सकता। ये दोनों कंडीशन अनडिजायरेबल है, बट वी हैव टू चूज वन। दैट्स व्हाई ये हमारी डेफिनेशन में पुट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द एथिकल डायलेमा। उसके बाद बेटा यही था कि ये पेशेंट का राइट है, बोल दें मैंने ट्रीटमेंट नहीं लेना, बट वी नो अगर हम ट्रीटमेंट स्टॉप कर देंगे हमारा पेशेंट मर जाएगा। फिर से डायलेमा राइज हो गया, आप पेशेंट की बात माने या मरीज की, आप अपनी जो है प्रिंसिपल्स है, एथिकल प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करें। तो उसमें यही होता है कि कुछ लोग एडवांस डायरेक्टिव साइन कर देते हैं कि हम ट्रीटमेंट फर्दर नहीं कंटिन्यू करवाना चाहते। इसी तरह से डीएनआर है, आप सबको पता है, समटाइम बोल देते हैं पेशेंट या उनके अटेंडेंट दैट आप हमारे पेशेंट को रिससिटेट ना कीजिएगा, यानी उसे आराम से मरने दीजिएगा। दिस इज ऑल्सो अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास डायलेमा अराइज हो गया। इसी तरह से जिस तरह विड्रॉल था, रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में है, कोई एक नर्स है, यहाँ पे वहाँ मैंने पेशेंट की बात की थी विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट में, यहाँ मैंने नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि एक नर्स अगर इनकार कर देती है कि जी मैं HIV का पॉजिटिव पेशेंट है, उसे मैं ट्रीटमेंट नहीं दे दूंगी, ठीक है, वो आपको रिजाइन दे देती है, ओके, उसके लिए ये ठीक नहीं था, उसने आपको रिजाइन दे दिया है, शी इज अपनी तरफ से शी इज ओके। बट अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली हमें तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर से ये हमारे लिए एक डायलेमा क्रिएट हो गया है। इस तरह जेनेटिक रिसर्च है, जेनेटिक रिसर्च के लिए हम जीन्स जैसे कोई DNA मटेरियल जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हमने DNA मटेरियल यूज़ करना है। अब वो इन्फॉर्मेशन किस किस के साथ आप शेयर कर रहे हैं, वी डोंट नो। यहाँ पर हमारे पास एक डायलेमा राइज हो जाएगा कि हम वो इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते। इसी तरह से पेशेंट नर्स रेशो है, क्या होना चाहिए, क्या हमारे हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जब हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं उस रेशो को तो हम क्या करते हैं, अनट्रेंड स्टाफ को वहाँ पे काम पे लगा देते हैं। अब फिर से डायलेमा अराइज हो गया, अनट्रेंड स्टाफ को लगाना अनडिजायरेबल है, बट हम क्या करें, हमारे पास नर्सेस ही पूरी नहीं है। दोनों अनडिजायरेबल सिचुएशन है, बट वी हैव टू चूज वन। देन इसी तरह से रिसर्च में पार्टिसिपेशन करवाते हैं, कोई परमिशन नहीं ली जाती एडल्ट से, कोई कॉन्सेंट फॉर्म साइन नहीं करवाए जाते, अगर कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवा लिए जाए तब भी उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, यानी उनके राइट्स को स्पॉइल किया जा रहा होता है। अगर हम फिर यही डायलेमा है बेटा कि अगर हम बता देंगे तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स नहीं आएंगे। डायलेमा की सिचुएशन है, बट वी हैव टू चूज वन। देन ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन है, बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम अपने पेशेंट्स के ऊपर डायरेक्टली चीज़ों को ट्राई करें, बट अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली चाहे मेडिकेशन है, रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर हम सीखेंगे कहाँ से। दिस इज़ ऑल्सो अ एथिकल डायलेमा। और इसके अलावा नेग्लिजेंस ऑफ प्रैक्टिस हमने इसमें पढ़ा था बेटा। नेग्लिजेंस ऑफ प्रैक्टिस का सिंपल मतलब ये आपको बताया था मैंने कि किसी भी काम को अगर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हुए आपने इंजरी कर दी है, तो यानी पेशेंट को आपकी इंजरी हो गई है, दैट इज़ नेग्लिजेंस, यानी आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सके, ठीक है जी। और मेल प्रैक्टिस यही होती है कि आप कोई भी काम परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसे उसके फुल SOPs के साथ, फुल प्रोटोकॉल्स के साथ आप उसे फॉलो नहीं कर रहे। एग्जाम्पल दी थी आपको
आईवी कैनुलेशन करने के इतने सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप वो सारे स्टेप्स नहीं फॉलो करते और डिसइंफेक्शन और इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो दैट इज़ मेल प्रैक्टिस। तो मैंने आपको ये बताया था कि मेल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस के दरमियान जो मेन डिफरेंस होता है दैट इज़ इंटेंशन। ठीक है जी। यानी आपने इंटेंशनली कोई मिस्टेक की है, क्योंकि आपको पता था आपको क्या क्या चीज़ें रूल फॉलो करने, आपने इंटेंशनली उन्हें फॉलो नहीं किया, दैट विल कम अंडर मेल प्रैक्टिस। लेकिन अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती हो गई है दैट वुड कम अंडर नेग्लिजेंस। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया कि नर्सेज किन किन चीज़ों के लिए लायबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, आंसरेबल हैं, किस किस चीज़ों के लिए ड्यूटीज़ में परफॉर्म करते हुए। दैट वाज फेलिंग टू प्रॉपरली मॉनिटर, यानी आपका जो पेशेंट है आप उसको सही से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते वक्त आपसे एरर हो सकती है, डिफरेंट रूटीन के प्रोसीजर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपसे गलती हो सकती है, आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हुए गलती कर सकते हैं। पेशेंट के लिए जो भी लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिस के अंडर आती हैं एंड नर्सेज आर लायबल। इनमें से कोई भी मिस्टेक वो करती हैं तो वो उसके लिए आंसरेबल है। फिर मैंने आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग का एक मॉरल मॉडल पढ़ाया था जिसके सिंपल स्टेप्स थे M4 के। आप सबसे पहले कोई डायलेमा अराइज हो गया है, आइडेंटिफाई करें अपने मेंबर्स को कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, फिर उसमें आप ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट डाउन कर लें। फिर कोई एग्जिस्टिंग डायलेमा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जो एक चीज़ आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसको इवेलुएट करना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी बेटा। अब आपके नेक्स्ट टीचर जो है आई थिंक ही और शी इज़ ऑनलाइन। तो मैंने आपके दोनों जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट किए थे आई हैव कंप्लीटेड। मैंने दोनों टॉपिक आपके रिवाइज करवा दिए हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर टेस्ट। कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा, 17 को एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम, मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।